समय बड़ा बलवान होता है। यह कब राजा को रंक और रंग को राजा बना दे, कोई नहीं जानता। हम इंसान अक्सर अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी आधुनिक मशीनों पर इतना घमंड कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि हम दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन भारत की इस मिट्टी में, हमारे बुजुर्गों के हाथों की लकीरों में और उनके सफेद बालों में जो तजुर्बा छिपा है, वह किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी की किताबों में नहीं मिलता। आज की कहानी भी इसी तजुर्बे, इसी मिट्टी और एक ऐसे अहंकार की है जो एक पल में चकनाचूर हो गया। जेठ का महीना था और आसमान से आग बरस रही थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोपहर के 2 बजे थे, जब सूरज ठीक सिर पर होता है और लू के थपेड़े इंसान तो क्या, जानवरों को भी छांव ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी टीन की छत वाली दुकान थी। दुकान क्या थी, बस 4 बांसों पर टिकी एक छत और नीचे काले तेल से सनी हुई जमीन। यह दुकान थी रामदीन काका की। रामदीन काका, जिनकी उम्र 70 के पार थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंजनों की आवाज सुनने में बिता दी थी। लोग कहते थे कि रामदीन काका मशीन को छूते नहीं हैं, उससे बातें करते हैं। उस चिलचिलाती धूप में काका अपनी पुरानी खटिया पर लेटे हुए, हाथ में बीड़ी थामे, दूर सड़क पर उड़ती हुई धूल को देख रहे थे। तभी उस शांति को चीरती हुई एक तेज आवाज आई। यह आवाज किसी सामान्य गाड़ी की नहीं थी। यह आवाज थी एक शेर की दहाड़ जैसी। गांव के बच्चे, जो गर्मी के कारण घरों में दुबके हुए थे, खिड़कियों से झांकने लगे। धूल के गुबार के बीच से एक लाल रंग की चमकती हुई गाड़ी निकली। ऐसी गाड़ी गांव वालों ने आज तक नहीं देखी थी। वह जमीन से चिपकी हुई, शीशे की तरह चमकती हुई एक विदेशी कार थी। उसकी कीमत 50 करोड़ से कम नहीं होगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई अंतरिक्ष यान इस टूटी फूटी सड़क पर उतर आया हो। गाड़ी के अंदर बैठे थे विक्रम सेठ, शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति, जिनके एक इशारे पर बाजार हिल जाता था। विक्रम सेठ को समय की बहुत कद्र थी, लेकिन आज समय शायद उनके पक्ष में नहीं था। उन्हें एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए शहर जाना था और शॉर्टकट के चक्कर में उनके ड्राइवर ने गाड़ी इस कच्चे रास्ते पर उतार दी थी। एसी की ठंडी हवा में बैठे विक्रम सेठ फोन पर चिल्ला रहे थे। तभी अचानक एक झटका लगा। गाड़ी का इंजन, जो अभी तक मक्खन की तरह चल रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। ड्राइवर ने कोशिश की, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह 50 करोड़ की मशीन, वह विदेशी तकनीक का नमूना, उस धूल भरी सड़क के बीचों बीच एक लोहे के ढेर की तरह खड़ी हो गई। सन्नाटा छा गया। बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। विक्रम सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपना महंगा चश्मा उतारा और ड्राइवर पर बरस पड़े। अरे मूर्ख, यह क्या किया तूने? यह कोई बैलगाड़ी नहीं है जो कहीं भी रोक दी। तुझे पता है इस गाड़ी की कीमत क्या है? और तुझे पता है अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा तो मेरा कितना नुकसान होगा? स्टार्ट कर इसे अभी के अभी। ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मीटर में सब कुछ ठीक दिखा रहा है। न तेल कम है, न बैटरी खराब है। पता नहीं अचानक क्या हो गया। यह गाड़ी तो कंप्यूटर से चलती है साहब, इसमें तो खराबी आ ही नहीं सकती। विक्रम सेठ ने गुस्से में दरवाजा खोला और बाहर निकले। बाहर की लू ने जैसे उनके गालों पर तमाचा मारा हो। उनके महंगे सूट पर धूल जमने लगी। उन्होंने देखा कि गाड़ी के बोनट से हल्का धुआं निकल रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से अपना सैटेलाइट फोन की नाम निकाला। यह आम फोन नहीं था, यह सीधे उनकी कंपनी के हेड ऑफिस से जुड़ा था। उन्होंने नंबर मिलाया और चिल्लाए, मेरी लोकेशन ट्रेस करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे अभी इसी वक्त देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियर चाहिए। कीमत की चिंता मत करो, बस यह गाड़ी चलनी चाहिए। उधर बरगद के पेड़ के नीचे लेटे रामदीन काका ने यह सब देखा। उन्होंने धीरे से अपनी बीड़ी बुझाई और उठकर बैठ गए। उनके पास ही उनका पोता राजू बैठा था। राजू ने पूछा, दादाजी, यह कौन सा खिलौना है? इतनी चमक तो सूरज में भी नहीं है। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह खिलौना नहीं, यह घमंड है। और घमंड जब टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस धुआं निकलता है। देख, आज यह विदेशी घोड़ा हमारे गांव की धूल में कैसे हाँफ रहा है। विक्रम सेठ परेशान होकर गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। धोती कुर्ते में लिपटे किसान, सिर पर पल्लू रखे महिलाएं, सब उस लाल गाड़ी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। विक्रम सेठ को यह भीड़ पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर सबको दूर रहने का इशारा किया। हटो, हटो सब लोग, यह कोई तमाश नहीं है। गाड़ी को हाथ मत लगाना, मैला हो जाएगा। गांव वाले भोले थे, वे थोड़ा पीछे हट गए।
लेकिन उनकी आंखों में मदद करने का भाव था। एक बुजुर्ग किसान ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी पी लीजिए, हमारे गांव का पानी बहुत मीठा है। विक्रम सेठ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें तो बस अपने इंजीनियरों का इंतजार था। लगभग 2 घंटे बीत गए। विक्रम सेठ पसीने से तरबतर हो चुके थे। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। गांव वालों ने ऊपर देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत के खाली मैदान में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उतरा। धूल का बवंडर उठा और उसमें से 3 लोग नीचे उतरे। उन्होंने नीले रंग के सूट पहन रखे थे और उनके हाथों में बड़े बड़े लैपटॉप और चांदी जैसे चमकते हुए औजार थे। ये कंपनी के सबसे बड़े इंजीनियर थे, जिन्हें जर्मनी से ट्रेनिंग मिली थी। विक्रम सेठ ने राहत की सांस ली। आखिरकार तुम लोग आ गए। देखो इसे, क्या हुआ है। मुझे 10 मिनट में यहां से निकलना है। इंजीनियरों ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोला। अंदर का इंजन किसी उलझी हुई पहेली जैसा था। उन्होंने अपने लैपटॉप को गाड़ी के कंप्यूटर से जोड़ा। स्क्रीन पर हरी और लाल बत्तियां जलने बुझने लगी। गांव वाले अपनी सांस रोके ये सब देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे जानते थे कि कुछ बड़ा हो रहा है। रामदीन काका अभी भी अपनी जगह बैठे थे। बस उनकी नजरें उन इंजीनियरों के हाथों पर टिकी थीं। एक इंजीनियर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, सर, सिस्टम में कोई खराबी नहीं दिख रही है। सेंसर सब ठीक हैं। फ्यूल इंजेक्शन भी काम कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। यह बहुत अजीब है। हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। विक्रम सेठ का पारा फिर चढ़ गया। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा? तुम लोग एक्सपर्ट हो। मैंने तुम्हें इसके लिए पैसे दिए हैं। गाड़ी खोलो, पूरा इंजन बाहर निकालो, लेकिन इसे ठीक करो। इंजीनियरों ने और कोशिश की। उन्होंने तार चेक किए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, यहां तक कि जर्मनी में बैठे अपने सीनियर से वीडियो कॉल पर बात भी की। लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। वह लाल परी अब एक जिद्दी पत्थर बन चुकी थी। सूरज ढलने लगा था। धूप का रंग पीला हो गया था। लेकिन विक्रम सेठ के चेहरे पर अंधेरा छाने लगा था। उनकी करोड़ों की डील हाथ से निकल रही थी। उनका अहंकार, जो सुबह तक आसमान छू रहा था, अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। जब तीनों इंजीनियर थककर हार मान गए और अपने लैपटॉप बंद करने लगे, तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम सेठ हताश होकर सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। सब खत्म हो गया। वह बड़बड़ाए। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई। बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज, बाबूजी, अगर इजाजत हो तो यह बूढ़ा एक बार देख लें। विक्रम सेठ ने सिर उठाकर देखा। सामने रामदीन काका खड़े थे। उनका मैला कुचैला कुर्ता, पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल और हाथों में जमा हुआ बरसों पुराना काला तेल। उनके हाथ में कोई लैपटॉप नहीं था, बस एक छोटा सा लोहे का पाना था। विक्रम सेठ पहले तो कुछ पल के लिए सन्न रह गए। फिर एक कड़वी हंसी उनके होठों पर आ गई। उन्होंने अपने इंजीनियरों की तरफ देखा और बोले, देखा तुम लोगों ने, अब यह अनपढ़ गांव वाला मेरी 50 करोड़ की गाड़ी ठीक करेगा। जिस गाड़ी को जर्मनी के इंजीनियर नहीं समझ पाए, उसे यह ठीक करेगा। इंजीनियर भी हंस पड़े। बाबा, यह ट्रैक्टर नहीं है, इसमें हाथ मत डालना वरना करंट लग जाएगा। इसमें इतने तार हैं जितने आपके सिर पर बाल नहीं हैं। दूर रहिए, कहीं नुकसान कर दिया तो आपकी 7 पुश्तें भी भरपाई नहीं कर पाएंगी। गांव वालों को यह बात चुभ गई। वे रामदीन काका की इज्जत करते थे। काका ने न जाने कितने खराब ट्रैक्टरों और पंपिंग सेटों में जान फूंकी थी, लेकिन काका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने न गुस्सा किया, न ही अपनी नजरें झुकाईं। वह बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है। आपकी यह विदेशी मशीन यहां खड़ी खड़ी कबाड़ हो जाएगी। और रही बात करंट की, तो हम तो बिजली से नहीं, भरोसे से चलते हैं। एक मौका दे दीजिए। अगर ठीक हो गई तो आपकी किस्मत, और अगर नहीं हुई तो समझ लेना एक बूढ़े ने अपना शौक पूरा कर लिया। विक्रम सेठ की हालत उस डूबते हुए इंसान जैसी थी जिसे तिनके का सहारा भी काफी लगता है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। इंजीनियर हाथ खड़े कर चुके थे। टोइंग क्रेन आने में अभी 4 घंटे और लगने वाले थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, काका को ऊपर से नीचे तक देखा और बेमन से हाथ हिला दिया। ठीक है, देख लो, लेकिन याद रखना, अगर एक भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रामदीन काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने चप्पल उतारे, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हों। फिर वह धीरे धीरे उस लाल गाड़ी की तरफ बढ़े। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। हवा भी जैसे थम गई थी। एक तरफ दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक थी और दूसरी तरफ भारत के गांव का एक पुराना अनपढ़ मिस्त्री। यह लड़ाई मशीन और इंसान की नहीं थी, यह लड़ाई थी किताब के ज्ञान और जिंदगी के तजुर्बे की। काका गाड़ी के पास पहुंचे।
उन्होंने बोनट के अंदर झांका नहीं, उन्होंने कोई तार नहीं हुआ, उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कीं और अपना कान इंजन के ऊपर रख दिया। जैसे कोई डॉक्टर मरीज के दिल की धड़कन सुनता है, वैसे ही काका उस बेजान मशीन की खामोशी को सुन रहे थे। लोग हैरान थे, ये क्या कर रहा है? क्या ये सो गया है? कुछ मिनट बीत गए। विक्रम सेठ बेचैन होने लगे। अरे बाबा, क्या नाटक है यह? कुछ करोगे या बस सोए रहोगे? काका ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने हाथ के इशारे से विक्रम सेठ को चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे से इंजन के एक हिस्से पर रखा। वहां जहां ईंधन की नली और हवा का पाइप मिलता है। उनकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं, बल्कि वे कुछ महसूस कर रही थी। लोहे की ठंडक के नीचे छिपी हुई उस नब्ज को, जो शायद रुक गई थी। अचानक काका की आंखें खुली। उनमें एक चमक थी। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ हथौड़ा निकाला। इंजीनियर चिल्लाए, अरे पागल हो गए हो क्या? हथौड़ा मत मारना, इंजन ब्लॉक फट जाएगा, यह एल्यूमिनियम एलॉय है। लेकिन काका ने किसी की नहीं सुनी। काका ने हाथ उठाया। इंजीनियरों की चीखें उनके कानों तक पहुंची, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उनका ध्यान उस लय पर था जो इंजन के अंदर से आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही थी। वह जानते थे कि कभी कभी जब कोई चीज अपनी जगह से थोड़ी हिल जाती है, तो उसे कंप्यूटर से नहीं, बल्कि एक सही चोट से अपनी जगह पर लाया जाता है। यह हिंसा नहीं थी, यह एक तरह का सुधार था। हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। विक्रम सेठ ने आंखें बंद कर लीं। वह सोच रहे थे कि अब एक धमाका होगा और उनकी करोड़ों की गाड़ी कबाड़ बन जाएगी। थक, एक हल्की सी आवाज हुई। न कोई धमाका, न कोई चिंगारी। काका ने हथौड़े से इंजन के एक बहुत ही विशिष्ट हिस्से पर, एक फ्यूल इंजेक्टर के ठीक पास, एक नपातुला प्रहार किया था। यह चोट इतनी हल्की थी कि शायद मक्खी भी न मरे, लेकिन इतनी सटीक थी कि जिसका असर गहरा हो। फिर उन्होंने एक और बार मारा। ठक, फिर सन्नाटा। काका ने हथौड़ा वापस अपनी जेब में रखा। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना गंदा सा कपड़ा निकाला और अपने हाथों से तेल पोंछने लगे। फिर उन्होंने विक्रम सेठ की तरफ देखा, जो अभी भी डरे हुए थे। काका बोले, बाबूजी, अब अपने इस विदेशी घोड़े की लगाम खींचिए, चाबी घुमाइए। इंजीनियर एक दूसरे को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। हथौड़ा मारने से कहीं फेरारी ठीक होती है। यह तो विज्ञान के खिलाफ है। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, रहने दीजिए सर, क्यों बैटरी खराब कर रहे हैं? टोइंग वैन का इंतजार करते हैं। लेकिन विक्रम सेठ के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा, जब इतना तमाश हो ही गया है तो यह भी सही। वह गाड़ी में बैठे। एसी की ठंडी हवा अब गर्म हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से स्टार्ट बटन दबाया। पहले 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों के चेहरों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आने ही वाली थी कि तभी घुर्र, इंजन खांसा। फिर एक बार और फिर व्रिम मम 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 मम। गाड़ी का इंजन एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ जिंदा हो गया। वह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि उसने आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षियों को उड़ा दिया। वह आवाज संगीत थी, वह जीत की आवाज थी। विक्रम सेठ अपनी सीट पर उछल पड़े। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने रेस दी। इंजन ने पूरी ताकत से जवाब दिया। आरपीएम की सुई अपनी जगह पर नाचने लगी। एसी फिर से ठंडा होने लगा। सब कुछ सामान्य हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर खड़े इंजीनियरों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके लैपटॉप अभी भी एरर दिखा रहे थे, लेकिन सामने हकीकत कुछ और ही थी। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जर्मनी में पढ़ाई की थी, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थीं, लेकिन आज एक गांव के अनपढ़ मिस्त्री ने, जिसके पास चप्पल भी ठीक नहीं थी, उन्हें हरा दिया था। भीड़ में शोर मच गया। जय हो काका की, रामदीन काका जिंदाबाद। गांव वाले ताली बजाने लगे। राजू दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उनके पैरों से लिपट गया। काका के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक संतोष था। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ फेरा। विक्रम सेठ गाड़ी से बाहर निकले। इस बार उनके चाल ढाल में वह अकड़ नहीं थी। वह धीरे धीरे काका के पास आए। वह अभी भी सदमे में थे। यह तुमने कैसे किया? विक्रम सेठ की आवाज में कंपन था। मेरे इंजीनियरों ने कहा था कि यह असंभव है। कंप्यूटर ने कहा था कि सब ठीक है। तुमने तो इंजन खोला भी नहीं, बस एक हथौड़ा, और यह चल पड़ी। यह कौन सा जादू है? काका ने हंसते हुए कहा, जादू नहीं बाबूजी, तजुर्बा है और थोड़ी सी समझ। लेकिन हुआ क्या था? इंजीनियरों में से एक ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं, जिज्ञासा थी। सर प्लीज बताइए, हमें जानना है। काका ने भीड़ की तरफ देखा, फिर उन पढ़े लिखे लोगों की तरफ। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। देखो बेटा, काका बोले, तुम्हारी मशीनें बहुत होशियार हैं।
वे सब कुछ बताती हैं, हवा कितनी है, तेल कितना है, बिजली कितनी है। लेकिन एक चीज मशीन नहीं बता सकती कि इंजन महसूस कैसा कर रहा है। जब मैंने कान लगाया तो मैंने सुना कि तेल की नली में एक छोटी सी रुकावट है। शायद तेल में कोई कचरा आ गया था या गर्मी से वाल्व थोड़ा चिपक गया था। तुम्हारी मशीनें इसे नहीं पकड़ पाई क्योंकि सेंसर तो बस यह देखता है कि तेल है या नहीं, यह नहीं देखता कि वह बह कैसे रहा है। काका ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां उन्होंने हथौड़ा मारा था। मैंने बस उस जगह पर थोड़ी चोट दी ताकि वह चिपका हुआ वाल्व खुल जाए। कभी कभी प्यार से बात नहीं बनती तो थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है, चाहे वह बिगड़ा हुआ बच्चा हो या बिगड़ी हुई मशीन। विक्रम सेठ सुन रहे थे। उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल रही थी। वह हमेशा सोचते थे कि पैसा और तकनीक ही सब कुछ है, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि इंसान की समझ और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला। उनका बटुआ नोटों से भरा था। उन्होंने बिना गिने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। इसमें शायद 50,000 या 1 लाख रुपए होंगे। उन्होंने वह गड्डी काका की तरफ बढ़ाई। काका, यह रखिए, यह आपकी मेहनत का इनाम है। आपने मेरा करोड़ों का नुकसान होने से बचाया है। अगर मैं आज मीटिंग में नहीं पहुंचता तो मेरा बहुत बुरा हाल होता। यह बहुत छोटी रकम है आपके काम के सामने। भीड़ शांत हो गई। सबकी नजरें उस पैसों की गड्डी पर थीं। रामदीन काका के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। इससे उनकी दुकान पक्की हो सकती थी, राजू अच्छे स्कूल में जा सकता था, उनकी टूटी हुई खटिया बदल सकती थी। लेकिन काका ने हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपनी जेब से वही पुराना गंदा कपड़ा निकाला और दोबारा अपने हाथ पोंछने लगे। नहीं बाबूजी, काका ने विनम्रता से कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। विक्रम सेठ हैरान रह गए। क्या? क्यों? क्या यह कम है? मैं और दे सकता हूं। बोलो कितना चाहिए? 2 लाख? 5 लाख? काका ने सिर हिलाया। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने यह काम पैसों के लिए नहीं किया। तो फिर किस लिए? विक्रम सेठ ने पूछा। काका ने विक्रम सेठ की आंखों में सीधे देखा। उनकी बूढ़ी आंखों में एक गहराई थी जो शायद विक्रम सेठ के बैंक बैलेंस से भी ज्यादा गहरी थी। बाबूजी, जब आप आए थे तो आपने मेरे गांव के पानी को ठुकरा दिया था। आपने कहा था कि आपको सिर्फ अपने इंजीनियर चाहिए। आपने हमें अनपढ़ समझा, गंवार समझा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? विक्रम सेठ ने जल्दी से पूछा। जो मांगोगे मिलेगा। इज्जत, काका ने धीरे से कहा। पैसे तो हाथ का मैल हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल है। अगली बार जब आप किसी गरीब को देखें, किसी मजदूर को देखें, तो यह मत सोचिएगा कि वह कुछ नहीं जानता। हो सकता है उसके पास वो हुनर हो जो आपकी दौलत नहीं खरीद सकती। और हाँ, काका ने अपनी जेब टटोली और एक 10 रुपये का सिक्का निकाला। मेरी मजदूरी सिर्फ 10 रुपये है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक हथौड़ा मारा था, और हमारे यहाँ मेहनत का पैसा ही खाया जाता है, हराम का नहीं। विक्रम सेठ के हाथ से पैसों की गड्डी छूटकर जमीन पर गिर गई। वह 10 रुपये का सिक्का जो काका उनकी तरफ बढ़ा रहे थे, वह सूरज की रोशनी में किसी सोने के सिक्के से भी ज्यादा चमक रहा था। विक्रम सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आज तक हजारों सौदे किए थे, लेकिन आज वह हार गए थे, और यह हार उन्हें जीत से ज्यादा मीठी लग रही थी। उन्होंने झुककर वह 10 रुपये का सिक्का लिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विक्रम सेठ, शहर के सबसे बड़े सेठ, ने झुककर रामदीन काका के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए काका। विक्रम सेठ की आवाज भर्राई हुई थी। आपने सिर्फ मेरी गाड़ी ठीक नहीं की, आपने मेरी नजर भी ठीक कर दी। इंजीनियर भी सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी किताबों पर नहीं, अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। काका ने विक्रम सेठ को उठाया और गले लगा लिया। जाओ बेटा, काका बोले, तुम्हारी मीटिंग का समय हो रहा है। और हाँ, रास्ते में कभी प्यास लगे तो किसी भी नल से पानी पी लेना। इस देश की मिट्टी का पानी कभी बीमार नहीं करता। विक्रम सेठ ने सिर हिलाया। वह अपनी गाड़ी में बैठे। इंजन अभी भी धीरे धीरे गुर्रा रहा था। ड्राइवर ने गियर डाला। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जाने से पहले विक्रम सेठ ने शीशा नीचे किया और राजू की तरफ देखा, जो अभी भी दादाजी का हाथ पकड़े खड़ा था। बेटा, विक्रम सेठ ने आवाज दी, तुम क्या बनना चाहते हो? राजू ने गर्व से अपने दादाजी की तरफ देखा और बोला, मैं अपने दादाजी जैसा बनना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर। विक्रम सेठ मुस्कुराए, तुम जरूर बनोगे। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। रामदीन काका वापस अपनी खटिया पर जा बैठे। उन्होंने अपनी बीड़ी सुलगा ली। सब कुछ वैसा ही था, गर्मी, धूल, बरगद का पेड़, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। एक सम्मान, एक गर्व जो उस गांव की हवा में घुल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम सेठ चले तो गए थे, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसा विचार ले गए थे जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। और उधर
काका नहीं जानते थे कि उनका वह एक हथौड़ा न सिर्फ उस गाड़ी को बल्कि हजारों जिंदगियों को बदलने वाला था। कुछ दिन बाद गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। उसमें से एक अधिकारी उतरा और सीधे काका की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रामदीन जी? अधिकारी ने पूछा। काका ने बीड़ी हटाते हुए कहा, हाँ भाई, कहो। आपके लिए शहर से एक चिट्ठी आई है, विक्रम सेठ जी ने भेजी है। काका ने सोचा शायद पैसों का चेक होगा। उन्होंने मना करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पैसे नहीं है बाबा, यह कुछ और है, पढ़िए। काका को पढ़ना नहीं आता था। उन्होंने लिफाफा राजू को दिया। राजू ने लिफाफा खोला। अंदर एक मोटा कागज था जिस पर बहुत सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा था। राजू ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आवाज उत्साह से ऊंची होती गई। राजू के नन्हे हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। उसने अपना गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। आदरणीय रामदीन काका, चरण स्पर्श। मैं विक्रम सेठ, वही जिसे आपने उस दिन सिर्फ अपनी गाड़ी ठीक करना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया था। मैं शहर वापस आ गया, अपनी वातानुकूलित ऑफिस में बैठ गया, लेकिन मेरा मन अभी भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे अटका हुआ है। मैंने महसूस किया कि हमारे देश को बड़ी बड़ी मशीनों की नहीं बल्कि उन हाथों की जरूरत है जो उन मशीनों की नब्ज पहचान सके। मैं आपके गांव में एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहता हूं। एक ऐसा स्कूल जहां किताबों से ज्यादा औजारों की पूजा होगी, जहां बच्चों को यह नहीं रटाया जाएगा कि इंजन कैसे काम करता है, बल्कि यह महसूस कराया जाएगा कि इंजन क्या कहता है। और मैं चाहता हूं कि इस स्कूल के मुख्य आचार्य यानी हेडमास्टर आप बने। यह कोई नौकरी नहीं है काका, यह एक प्रार्थना है। क्या आप मेरे और मेरे जैसे हजारों लोगों के गुरु बनना स्वीकार करेंगे? आपका विक्रम सेठ। राजू की आवाज थम गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामदीन काका, जो कल तक सिर्फ एक मामूली मिस्त्री थे, आज एक बड़े स्कूल के हेडमास्टर बनने वाले थे। यह बात किसी सपने जैसी लग रही थी। काका की आंखों से आंसू बह निकले। वे खुरदरे गालों पर लुढ़कते हुए उनकी सफेद दाढ़ी में समा गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दुनिया ने उन्हें हमेशा दुत्कार दिया, वही दुनिया आज उनके पैरों में अपनी पगड़ी रख देगी। काका ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटा, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं अंगूठा टेक हूं, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा? स्कूल में तो कलम चलती है और मेरे हाथों में सिर्फ हथौड़ा जंचता है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग मास्टर जी आगे आए। उन्होंने काका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रामदीन भाई, विद्या सिर्फ अक्षरों में नहीं होती। जो ज्ञान तुम्हारे पास है वह सरस्वती का साक्षात रूप है। तुम बच्चों को वो सिखाना जो किताबें नहीं सिखा सकती, सब्र और समझ। काका ने हामी भर दी और फिर गांव की तस्वीर बदलने लगी। अगले कुछ महीनों में उस बरगद के पेड़ के पीछे वाली खाली जमीन पर ईंटें जुड़ने लगीं। विक्रम सेठ ने अपना वादा निभाया। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट नहीं भेजे बल्कि गांव के ही मजदूरों को काम दिया। देखते ही देखते एक पक्की इमारत खड़ी हो गई। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामदीन कौशल विकास केंद्र। उद्घाटन का दिन आया। गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आम के पत्तों की वंदनवार बंधी थी और हर घर में हलवा बन रहा था। विक्रम सेठ फिर से आए। इस बार वह अपनी लाल फेरारी में नहीं बल्कि एक साधारण सफेद गाड़ी में आए थे। और वह अकेले नहीं थे, उनके साथ शहर के कई बड़े अफसर और पत्रकार भी थे। फीता काटने के लिए कैंची विक्रम सेठ को दी गई, लेकिन उन्होंने वह कैंची काका के हाथ में थमा दी। यह स्कूल मेरा नहीं, आपका है काका, विक्रम सेठ ने कहा। मैं तो बस ईंटें लाया हूं, इसकी नींव आप हैं। काका ने फीता काटा और तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। यह सिर्फ एक स्कूल का उद्घाटन नहीं था, यह उस सोच का अंत था जो मानती थी कि ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के पास होता है। स्कूल शुरू हुआ। यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कम और इंजन पर ज्यादा पढ़ाई होती थी। काका बच्चों को अपनी पुरानी खटिया के पास बिठाते। वह किसी बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध देते और इंजन स्टार्ट करते। फिर पूछते, बताओ इंजन क्या कह रहा है, कहाँ दर्द है उसे? बच्चे ध्यान से सुनते। कोई कहता पिस्टन में खड़खड़ है, कोई कहता बेल्ट ढीली है। काका मुस्कुराते और कहते, शाबाश, मशीन को आंख से नहीं कान से देखो, क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं लेकिन आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। समय बीतता गया। काका के सिखाए हुए बच्चे शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में जाने लगे। जब भी कोई इंटरव्यू होता और पूछा जाता कि तुमने काम कहां से सीखा, तो वे गर्व से कहते, रामदीन काका के स्कूल से। यह नाम ही उनकी नौकरी की गारंटी बन गया था। लोग कहते थे कि उस स्कूल के बच्चे मशीन को ठीक नहीं करते, वे मशीन का इलाज करते हैं। सालों बीत गए। काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ अब और ज्यादा कांपने लगे थे
और हथौड़ा उठाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उनकी दुकान अब भी वहीं थी, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। बस अब वहां टीन की छत की जगह पक्की दीवारें थीं और राजू, जो अब एक जवान लड़का हो गया था, वहां बैठता था। राजू ने अपना वादा पूरा किया था। वह शहर गया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और गोल्ड मेडल जीता। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने उसे लाखों के पैकेज ऑफर किए। अमेरिका और जर्मनी जाने के रास्ते खुले थे। लेकिन राजू वापस आया, अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने दादाजी के पास। एक शाम सूरज ढल रहा था। काका अपनी पुरानी जगह लेटे हुए थे। राजू उनके पास बैठा, उनके पैर दबा रहा था। काका ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा राजू, तू शहर क्यों नहीं गया? वहां तो बहुत पैसा था, बहुत चमक धमक थी। राजू मुस्कुराया। उसने दादाजी के उस पुराने हथौड़े को उठाया जो दीवार पर टंगा था। वह हथौड़ा अब इस्तेमाल नहीं होता था, उसे एक स्मृति चिन्ह की तरह सजा कर रखा गया था। दादाजी, राजू बोला, शहर में पैसा है लेकिन सुकून नहीं। आपने मुझे सिखाया था कि मशीन को ठीक करने के लिए उसके पास रहना पड़ता है। मेरा गांव, मेरा देश, यह भी तो एक मशीन है। इसमें भी कई पुर्जे ढीले हैं, कई जगह जंग लगा है। अगर हम सब पढ़े लिखे लोग विदेश चले जाएंगे तो हमारे घर को कौन ठीक करेगा? काका की आंखों में एक परम संतोष छा गया। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रखा। तू सच में बड़ा इंजीनियर बन गया है रे। तूने वो समझ लिया जो मैं सारी उम्र नहीं समझा पाया। कुछ ही दिनों बाद एक शांत सुबह रामदीन काका ने अपनी आखिरी सांस ली, उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उनकी अंतिम यात्रा में सिर्फ गांव वाले नहीं थे, शहर से विक्रम सेठ आए थे। उनके साथ सैकड़ों वो छात्र आए थे जो आज बड़े बड़े मैकेनिक और इंजीनियर बन चुके थे। उस दिन किसी ने रोया नहीं, क्योंकि काका मरे नहीं थे। वह हर उस इंजन की धड़कन में जिंदा थे जो उनके सिखाए हुए बच्चों ने ठीक किया था। वह उस सम्मान में जिंदा थे जो अब लोग एक तेल सने हाथ वाले मिस्त्री को देते थे। अंतिम संस्कार के बाद विक्रम सेठ और राजू स्कूल के प्रांगण में खड़े थे। वहां काका की एक मूर्ति लगाई गई थी। मूर्ति के नीचे कोई लंबी चौड़ी तारीफ नहीं लिखी थी, बस एक छोटी सी लाइन लिखी थी, वह इंसान जिसने हमें सिखाया कि डिग्रियां कागज पर होती हैं लेकिन हुनर हाथों में होता है। विक्रम सेठ ने राजू से कहा, तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह 10 रुपये का सिक्का उनकी असली कमाई है। विक्रम सेठ ने अपनी जेब से वह 10 रुपये का सिक्का निकाला जिसे उन्होंने इतने सालों से संभाल कर रखा था। वह अब थोड़ा काला पड़ गया था, लेकिन विक्रम सेठ के लिए वह उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। मैं चाहता हूं कि यह सिक्का अब तुम रखो, विक्रम सेठ ने कहा। यह याद दिलाता रहेगा कि कीमत काम की होती है, नाम की नहीं। राजू ने वह सिक्का लिया और अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ रखा हो। आज भी अगर आप उस गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां के बच्चे खिलौनों से नहीं, औजारों से खेलते हैं। और जब भी कोई बड़ी गाड़ी वहां से गुजरती है और उसका ड्राइवर घमंड से देखता है तो गांव वाले मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस देश की असली ताकत उस एसी गाड़ी में नहीं, बल्कि सड़क किनारे बैठे उस मिस्त्री के हाथों में है, जो धूप, धूल और पसीने के बीच इस देश के पहिए को घूमने में मदद कर रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रामदीन काका की नहीं है। यह कहानी भारत के हर उस विश्वकर्मा की है जो सुबह से शाम तक गैरेज में, खेतों में, कारखानों में अपनी जिंदगी खपा देता है ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। हम अक्सर उनकी उंगलियों की कालिख देखते हैं, लेकिन उस कालिख के पीछे की चमक को अनदेखा कर देते हैं। अगली बार जब आप किसी मैकेनिक से मिलें, किसी मजदूर को देखें, तो उनसे मोल भाव करने से पहले एक बार उनकी आंखों में देखिएगा। शायद आपको भी वहां कोई रामदीन काका मिल जाए। याद रखिएगा, दुनिया सॉफ्टवेयर से चल सकती है, लेकिन यह टिकी हार्डवेयर पर ही है, और उस हार्डवेयर को संभालने वाले ये हाथ किसी जादूगर से कम नहीं होते।